हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास बाय किशन मोदी। आज की क्लास में हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला है जो है क्लास 12। तो क्लास 12 के सेम फॉर्मेट में जैसे हमने 11th में स्टार्ट किया है चैनल, जिसमें एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स डिटेल में हम लोग 1 to 1 डिस्कस करेंगे। उसके थोड़े मिसलेनियस प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम लोग नीट और जेईई के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 12th स्टैंडर्ड के लेटेस्ट वीडियोस एंड लेक्चर्स के चैप्टर्स और डिटेल में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल का डिस्कशन के लिए रेडी हो जाओ। तो आज का क्लास है हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो, मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखे तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स, कूलम्ब्स लॉ, गॉसेस लॉ, गॉसेस के प्रॉब्लम्स, फिर ऑफ कोर्स डाइपोल एंड टॉर्क, मतलब बहुत सारे डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स आते हैं। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग उन्हीं इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े आगे के वर्जन जैसे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस अलग से आएगा। तो इस टॉपिक के अंदर बहुत ही लंबी प्लेलिस्ट बनने वाली है, बिकॉज बहुत लंबे डिटेल में बहुत सारे सारे कंटेंट हम इसके अंदर देने वाले हैं। तो थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो एंड कंटेंट, तो अच्छे से उसको टाइम लेकर रिलैक्स होके बैठ जाओ और 1 by 1 ये प्लेलिस्ट को चालू कर दो। और अच्छे से मत भूलना अपनी एक नोटबुक, लेक्चर नोट मेंटेन करनी है। जो भी मैं क्लास में लिखा रहा हूँ वो लेक्चर में ईच एंड एवरी टॉपिक को मेंशन करना है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक चार्जेस। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें, सबसे पहला टॉपिक, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके से प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करते हैं। पहला है स्टेशनरी और दूसरा है मूविंग। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्जेस आर इन स्टेशनरी कंडीशन। और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर मूविंग चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़े आगे के चैप्टर्स में, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चार्जेस मोशन में रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है? तो मेनली दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस है। पहला आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रहेगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो प्लस ई प्रोटॉन के पास होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो माइनस ई इलेक्ट्रॉन के पास होगा। याद कर लो स्टूडेंट्स, चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो फिक्स है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये फिक्स वैल्यू है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये फिक्स वैल्यू है। प्रोटॉन के पास प्लस 1.6 और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि चार्जेस जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। Like charges repel each other, that we all know. Two positive charges repel each other and two negative charges also repel each other. ठीक है, ये हमें बहुत बेसिक से पता है। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, वो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो प्लस रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे दो माइनस रिपेल कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे प्लस और माइनस चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, it means charge can neither be created nor be destroyed। इसका क्या मतलब होता है कि जो इनिशियल चार्ज है वही रहेगा फाइनल चार्ज। मतलब एक सिस्टम के अंदर अगर हमने चार्जेस भर दिए तो सिस्टम में जो इनिशियल चार्जेस थे वही रहेंगे फाइनल चार्जेस। चार्जेस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, प्रोड्यूस नहीं होते, वो जस्ट ट्रांसफर हो सकते हैं। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट
property of electric charge, that is the quantization of electric charge. ये इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. रूल ऐसा है कि अगर एक पार्टिकल है उसके ऊपर ई चार्ज है तो ऐसे n पार्टिकल्स के लिए टोटल चार्ज होगा n इंटू ई. तो इसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन. जैसे समझ लो कि एक क्लोज रूम है जिसमें 6 बच्चे हैं, मतलब 6 बॉयज है और 3 गर्ल्स है. तो बॉयज के ऊपर प्लस ई चार्ज, गर्ल्स के ऊपर माइनस ई चार्ज. तो टोटल रूम का चार्ज कितना होगा? तो नंबर ऑफ बॉयज इंटू प्लस ई, नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू माइनस ई, और सबको ऐड कर दो. सिंपल. तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एडिटिविटी चार्ज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है. जैसे एक एग्जांपल लेकर करें. जैसे मैंने बताया कि भाई 6 प्रोटॉन्स है, मैंने बॉयज को प्रोटॉन बोल दिया, और 3 गर्ल्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास माइनस ई चार्ज है. तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? 6 इंटू प्लस ई. और इसका टोटल चार्ज कितना होगा? 3 इंटू माइनस ई. तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन? 6 ई माइनस 3 ई. तो प्लस 3 ई होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड. तो ये होती है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस का. ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम है. ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर. एक ग्लास या एक कप पानी का ले लिया जिसके अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है. तो डिस्कस करते हैं. लेट्स से कोई भी नॉर्मल कप ऑफ वाटर जो होता है वो 250 ml पानी लेता है. इट मीन्स उसके अंदर 250 ग्राम ऑफ वाटर होगा. 250 ग्राम ऑफ वाटर होना चाहिए, H2O. ये एक बेसिक चीज हो गई. अब मुझे ये बताओ H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास प्लस 1 मोल ऑक्सीजन का मास. हाइड्रोजन का होगा 1 और ऑक्सीजन का होगा 16. तो 2 प्लस 16 हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल. तो कैन वी से इन अ 1 मोल वाटर 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 मोल के अंदर Na जितने एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया कि 1 मोल वाटर में 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा, और 1 मोल वाटर में Na जितने मॉलिक्यूल्स होंगे. मतलब Na मॉलिक्यूल्स का 18 ग्राम ऑफ वाटर है. Na मॉलिक्यूल्स का 18 ग्राम ऑफ वेट है. तो 18 ग्राम में अगर Na जितने मॉलिक्यूल्स, तो मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर है? 250 ग्राम. तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन बाय 250 ग्राम इंटू Na डिवाइड बाय 18 ग्राम. तो n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करो. 250 g इंटू 6.023 10⁻23 डिवाइड बाय 18 g. तो ये मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगी. अब मुझे एक और चीज बताओ कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इन ईच मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम कंसीडर करें. और एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है हाइड्रोजन के? एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के ऑर्बिट में, सिर्फ एक ही, मतलब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन. और ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 8, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है ना. 8 उसका एटॉमिक नंबर है, 8 ऑक्सीजन 16. तो 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं. मॉलिक्यूलर वेट 16 है. तो 8 प्रोटॉन्स है और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है. तो टोटल 8 और 2 10 प्रोटॉन्स हो गए. टोटल इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स हो गए, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. मतलब कि इसके पास प्लस 10 ई चार्ज है या फिर माइनस 10 ई चार्ज है ईच मॉलिक्यूल में. ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O. वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज. ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेरा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। अगर एक मॉलिक्यूल का प्लस 10 पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस 10 नेगेटिव चार्ज, तो n मॉलिक्यूल्स का कितना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इज n इंटू प्लस 10 या फिर n इंटू माइनस 10 ई होना चाहिए। n से मल्टीप्लाई कर दो, एक मॉलिक्यूल का प्लस 10 तो ऐसे n मॉलिक्यूल्स का n इंटू प्लस 10 तो ये होना चाहिए फाइनल आंसर। n नंबर जो भी आएगा उसको प्लस 10 और माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन के ऊपर का क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ईच सेकंड वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन फ्री कर रही है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर +1 कूलम चार्ज। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो उसके ऊपर सम डिस्कस करते हैं। उसके पास रेट ऑफ एमिशन 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड होगा, मतलब पर सेकेंड वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, वो n/t हो जाएगा। उसका जो टोटल चार्ज है वो होगा Q = 1 कूलम। तो मुझे टाइम पूछा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, Q = n × E लगा देते हैं, जिसमें दोनों साइड t से डिवाइड कर दो। तो उससे होगा ये कि n/t की जो वैल्यू है ना वो मेरे पास है 10⁹, और E चार्ज की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19, और जो Q है उसकी वैल्यू है 1 कूलम पर यूनिट t, ठीक है। इसमें से t को सब्जेक्ट करो तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो आएगी 1.6 10⁻⁻19 और 10⁻+9 तो -10 आ जाएगा। तो t का आंसर आएगा ऑलमोस्ट 6.25 10⁻9 समथिंग आना चाहिए सेकेंड, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी और एक आध दो क्वेश्चन जो कर लिए बेसिक वाले। अब चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर एक थ्योरी आती है, दैट इज अ चार्जिंग। चार्जिंग जो होता है उसके अंदर बेसिक रूल है, चार्जिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम अपने फोन को चार्ज करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं से सोर्स से हम अपने फोन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, मतलब सॉकेट के अंदर हमने लगा दिया, वो प्लग लगा दिया, तो प्लग से जो भी मेन सोर्स होगा वहां से हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हमारे फोन में डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा फोन चार्ज हो जाएगा, मतलब हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो चार्जिंग जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है तो इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रही है तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो इसके ऊपर टॉपिक आ रहा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। टॉपिक आ रहा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड जो है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड होगी चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसमें सबसे पहली थियरी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हमने लोअर स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से देखा है और डिस्कस भी किया है। एकदम बेसिक एग्जांपल से याद करा दो, जैसे हम अपने हैंड्स को रफ करते हैं तो वो वार्म हो जाते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके अलावा कॉम से हम अपने हेयर को रब करके बीट्स ऑफ पेपर से अट्रैक्ट कर दिया तो इट विल अट्रैक्ट दी पेपर। फिर वो इन्फ्लेटेड बलून को भी रब करके वॉल पे चिपका दिया, वो भी होता है। इसके अलावा बड़ी टॉल बिल्डिंग्स के बाजू में वो लाइटनिंग कंडक्टर रखते हैं, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो बिल्डिंग को डैमेज करे बिना ग्राउंडिंग हो जाएगा। तो दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इसके अलावा विंटर में हम अपनी टी शर्ट या जैकेट कोई भी पहनते हैं तो उसके अंदर क्रैकलिंग वॉइस आता है, इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइटनिंग डिस्चार्ज, बिजली गिरती है, उसमें भी क्लाउड्स एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं,
तो इज ऑल्सो दी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी के ऊपर हमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करना है कि जैसे एक मैंने ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है, और ग्लास रॉड को हमने रब कर दिया सिल्क क्लॉथ के साथ। ये होता कैसे है एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं कि जैसे हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे ना, तो ग्लास रॉड के ऊपर से, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन्स रब होने पर एनर्जाइज हो जाते हैं और वो उठ के चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर, और ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव चार्ज। सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है। रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, एक्साइट होने पर वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये ऐसे ही होगा, वो डिपेंड करता है एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इस बार मैंने ले लिया इबोनाइट रॉड, ठीक है, और इधर मैंने ले लिया कोई प्लास्टिक सरफेस, ये कोई प्लास्टिक सरफेस ले लिया, प्लास्टिक की स्केल ले लिया या प्लास्टिक का रॉड ले लिया। तो इस केस में क्या होगा कि प्लास्टिक की सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स इबोनाइट रॉड पे आ रहे हैं, तो इबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड प्लास्टिक सरफेस बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ बेसिक टेंडेंसी होती है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्वायर कर सकता है वो नेगेटिव बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकता है वो पॉजिटिव बनेगा। उसकी पूरी सीरीज आती है केमिस्ट्री के अंदर, तुम लोग डिटेल में इसको पढ़ोगे, बट फिलहाल ये टॉपिक फॉर रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं। इसमें से कोई इतने डिटेल में न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, बट लेक्चर नोट्स के लिए इसको अच्छे से लिख लो। तो सेकेंड मेथड जो आती है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इस मेथड में हम फिजिकल कांटेक्ट को कंसिडर करते हैं। इसके अंदर होगा ऐसा कि जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये ए नंबर का स्फीयर है जिसके पास क्यू ए चार्ज है, और उसको कनेक्ट कर दिया है बी नंबर के स्फीयर से, क्यू बी उसके ऊपर का चार्ज है। मतलब ए वाले स्फीयर पे क्यू ए चार्ज है, बी वाले स्फीयर पे क्यू बी चार्ज है। ये बिफोर वाली सिचुएशन है। अब जैसे ही ये ए और बी वाले स्फीयर को एक दूसरे से मैं टच कराऊंगा ना, ए और बी वाले स्फीयर को एक दूसरे से टच कराऊंगा, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर चार्ज सेम हो जाएगा। आफ्टर सिचुएशन में दोनों के ऊपर चार्जेस सेम हो जाएंगे। मतलब जब भी मैं दो चार्ज्ड बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाऊंगा ना या टच कराऊंगा, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज अपना ट्रांसफर करेगा। अब मुझे पता नहीं है कि कौन हाई चार्ज है कौन लो चार्ज है, तो ऑलवेज रिमेंबर चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर टू लोअर। मान लेते हैं कि क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी है, तो चार्ज ट्रांसफर होगा ए टू बी, एंड इफ क्यू ए इज लेस देन क्यू बी देन चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम बी टू ए। और फाइनल चार्ज कितना होगा दोनों के ऊपर, वो होगा क्यू ए प्लस क्यू बी बाय टू। मतलब ये होगी एक फाइनल इक्वेशन कि जब भी मैं ए और बी को टच कराऊंगा ना, तो ए और बी दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा और वो चार्ज होगा क्यू ए प्लस क्यू बी बाय टू। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम है। वी हैव थ्री डिफरेंट स्फीयर्स, स्फीयर ए के ऊपर प्लस 20 कूलम चार्ज, बी वाले स्फीयर पे माइनस 10 कूलम चार्ज, और सी वाले स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो अनचार्ज है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब भी ए और बी को टच कराया पहले, फिर उसी सिचुएशन के बाद नेक्स्ट बी और सी को टच करा दिया, और उसके बाद वाली सिचुएशन में ए और सी को टच करा दिया, तो व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वाले स्फीयर पे प्लस 20 कूलम, बी वाले स्फीयर पे माइनस 10 कूलम, सी वाला स्फीयर अनचार्ज है। पहले हमने ए और बी को टच कराया, फिर बी और सी को टच करा, और फिर ए और सी को टच करा। तो टच कराने के बाद फाइनल चार्जेस उनके ऊपर क्या रहेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी को टच करा दिया, तो ए और बी में ये प्लस 20 है, ये माइनस 10 है, मतलब चार्ज ट्रांसफर होंगे और दोनों के ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी बाई टू। क्यू ए होगा प्लस 20, क्यू बी होगा माइनस 10 बाई टू, तो 20 माइनस 10 10 बाई टू, तो प्लस 5 कूलम चार्ज होगा ए पर, और बी पर भी प्लस 5 कूलम चार्ज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ए और बी को टच कराने पर दोनों के ऊपर का चार्ज इक्वल हो जाएगा,
तो इसका +5 और इसका +5। मैंने क्या बताया था, हायर टू लोअर चार्ज ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा A टू B। और अभी भी C पर चार्ज कितना है, 0 कूलम, क्योंकि वो अनचार्ज था और अभी भी कोई उसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुई है। अब B और C को टच कराया जाए तो उस टाइम पे A का चार्ज कितना होगा, +5 कूलम। और अब B और C को टच करा रहे हैं, B और C में B पर चार्ज है +5, C पर चार्ज है 0। तो अब B और C को टच कराने पर 5 + 0/2, तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2.5 कूलम, और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा +2.5 कूलम। मतलब कि यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है C का, B चार्ज था और C अनचार्ज था, तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखने पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हायर टू लोअर। तो यहाँ पे B टू C चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो ये होगा फाइनल चार्ज ऑन B, ये होगा फाइनल चार्ज ऑन C, दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब लास्ट क्वेश्चन है, A और C पे टच करा दिया, तो B का चार्ज तो लेफ्ट अनचेंज रहेगा, मतलब QB रह जाएगा +2.5 कूलम। और जब भी A और C को टच कराएंगे तो A और C का टोटल चार्ज 5 + 2.5/2, ऑलमोस्ट 7.5/2, तो 3.75 कूलम आएगा, कुछ अप्रोक्सीमेटली 3.75 कूलम। ये QA का चार्ज आया और QC पर भी आएगा 3.75 कूलम, मतलब कि C पर 2.5 था, इसके ऊपर 5 था, इसके ऊपर हाई चार्ज, इसके ऊपर लो चार्ज, चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम A टू C। क्लियर है? तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन का, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट मेथड आ रही है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। So according to charging by induction definition, induction means definition of induction means to induce, definition of induction means to induce। हम लोग कुछ इंड्यूस कर रहे हैं, कुछ जनरेट कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई मेथड होगी और इस मेथड के ऊपर हम लोग इसको इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसी मेथड को हमें इसमें डिस्कस करना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले स्टेप 1, हम लोगों को इसमें कंडीशन है कि टच नहीं करना है, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। देखो रूल बहुत सिंपल है कि अगर मैं इसको टच कर लेंगे तो हम रब करने पर भी चार्जिंग बाय कंडक्शन कर सकते हैं, ऐसे रब करते थे तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता था, और टच करने पर चार्जिंग बाय कंडक्शन होता था। मेथड नंबर 1 हम लोग पढ़े थे ना, कि जैसे हम कोई भी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वो फ्रिक्शन कंसिडर होता है, और टच कराने पर चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम चार्जेस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट इस केस में हमें उसको टच नहीं करना है, जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको हमें टच नहीं करना है। तो विदाउट टचिंग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, तो उसका स्टेप नंबर 1 है, जिस स्फीयर को टच, मतलब जिस स्फीयर को हमें चार्ज इंड्यूस करना है उसको टच नहीं करना है, तो उसको ऐसे ही हमने रख दिया। ये जो स्फीयर है ना वो एक मेटालिक स्फीयर होगा। अब उसके बाजू में मैंने रख दिया है एक ग्लास का रॉड, और ये जो ग्लास रॉड है वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है। अब रूल बहुत सिंपल है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड मेटालिक स्फीयर के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स को अलग कर देगा। अब स्टेप नंबर 2, हमें करना है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में से ऑपोजिट वाले पॉजिटिव चार्ज को रिमूव, तो उसके लिए मैं करूंगा उसका अर्थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक वायर निकाल के उसका अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग करने पर यहाँ के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हमें ग्लास रॉड को अभी भी होल्ड करके रखना है, क्योंकि अगर इसको होल्ड करके नहीं रखा ना, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को ऐसे होल्ड करके नहीं रखा ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भी ग्राउंडिंग के साथ निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज इज
रिमूव्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है तो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको पकड़ के रखा तो पूरा पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। और फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने ये जो ग्राउंडिंग है ना उसको वापस से रिमूव कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। रिमूविंग ग्राउंडिंग। और अभी भी हम पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को होल्ड करके रख रहे हैं, ग्लास रॉड को होल्ड करके रख रहे हैं, बट इसको अब हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब इस ग्लास रॉड को जो हमने होल्ड करके रखा था ना उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए रखा था, अब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ही बचे, पूरा पॉजिटिव चार्ज तो रिमूव हो गया है, तो अब इस ग्लास रॉड को भी तुम लोग रिमूव कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 4 में हमने ग्लास रॉड को भी रिमूव कर दिया और यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर बचेगा विदाउट टचिंग is known as charging by induction, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने कहीं पे भी इसको टच नहीं किया है, विदाउट टचिंग सिर्फ ग्लास रॉड को रख के ग्राउंडिंग करके इसको हमने पूरा चार्ज कर दिया, जिसमें पहले ग्लास रॉड रखा था नेगेटिव और प्रोटॉन्स को अलग करने के लिए, फिर यहाँ पे ग्राउंडिंग करने पर पूरा पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, फिर यहाँ पे सिर्फ बचा इलेक्ट्रॉन और फिर ग्लास रॉड को हटा दो और लास्ट में बचेगा ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। इसको भी तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है। अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।